हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। बचपन से मुझे सपने आते थे कि मैं अपने 29वें जन्मदिन पर मर जाऊंगा। एक बहुत बुरी मौत, और सपना भी ऐसा जहां मैं पानी में डूब रहा हूं, हाथ पैर मार रहा हूं, लेकिन मुझ डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। लाख कोशिशों के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा था, और इसके ऊपर एक अजीब सी आवाज मुझे परेशान किए जा रही थी। मेरी दिक्कत किसी को क्या बताता। समझ सके ऐसे माँ बाप की मौत हो चुकी थी, और इन दिक्कतों की वजह से मुझे पागल समझने वाली मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं थक गया हूं बता बता के सबको। मैं पागल नहीं हूं, बीमार भी नहीं हूं, या शायद मैं सचमुच पागल ही हूं, क्योंकि वो आवाज जो मुझे परेशान करती है मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। इस खाली कमरे में मुझे लग रहा है जैसे पानी भरा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं पागल नहीं हूं, परेशान। मैं मरना नहीं चाहता। कौन समझेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। सुबह हो गई है। रोज की तरह एक और दिन है जब मैं दुनिया के सामने और खुद के सामने खुद को सही साबित कर पाऊंगा। मेरी वजह से आसपास के लोगों को दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने यहां इस सुनसान मैदान में कब्रिस्तान के पास अपने लिए ये घर बनाया। घर में एक भी नल नहीं है। सारे नल मैंने निकलवा दिए हैं, लेकिन फिर भी पानी की आवाज न जाने कहां से आती है। पूरे घर में कहीं पर भी लकड़ी का कोई सामान नहीं है, सब कुछ लोहे का है। फिर भी ये आवाज कहां से आती रहती है? मुझे ना मेरे घर में कोने में बैठा कोई दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ किसी चीज पर चल रहे हैं। कुछ काट रहा है। ये लगता है ये शायद मेरा घर नहीं है, क्योंकि मेरे घर में तो सब कुछ लोहे का है ना। मैं घर जाऊंगा, पर कैसे? मेरा घर कहाँ है? यही मेरा घर है या कोई और? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हुए जा रहा हूं, मैं पागल हुए जा रहा हूं। इस आखिरी पन्ने को पढ़कर हंसते हंसते जय ने डायरी बंद करी और उसे टेबल के ऊपर रख दिया।
और टीवी चलाया तो जय बेवजह ही हंस पड़ा। ओह माय गॉड। टीवी पर भी हॉरर फिल्म ही आ रही थी। देखते देखते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में ही जय को कुछ आवाजें आने लगी जिन्होंने धीरे धीरे उसकी नींद तोड़ दी। आंखों को मलता हुआ उठा तो देखा उसके घर के अंदर कमरे के दरवाजे के पास एक आदमी बैठा रो रहा है और दूसरे कमरे की ओर डर डर के कभी देख रहा है तो कभी आंखें बंद करके मुंह छुपा ले रहा है। और फिर अचानक ही जय को देखकर उसने कहा, अच्छा हुआ जय तुम उठ गए। ये देखो यही है वो आदमी जो मुझे डराता है। जय ने नजरें दौड़ाई तो कमरे के बाहर उसे एक आदमी और देखा जो अपनी पीठ जय की तरफ किए हुए था। रोते हुए उस आदमी ने जय को उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जय यही वो आवाज है जो मेरी डायरी में पड़ी थी तुमने अभी। बहुत परेशान करती है मुझे, बहुत परेशान करती है। इतना कहते कहते वो आदमी फूट फूट के रोने लगा और रोते रोते ही उसने कहा, देखो ना मैं कितना भी रोऊं गिड़गिड़ाऊं मानता ही नहीं है। मुझे इससे बचाओ ना जय, मुझे बचा लो इससे जय। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं जय, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जय को यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों और कानों पर। उस आदमी की आवाज सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे डायरी में लिखी हर एक बात उसने पढ़ी नहीं थी, बल्कि इस आदमी ने उसे सुनाई थी। बड़ी बड़ी आंखों से जय कभी उस रोते हुए आदमी का चेहरा देखता जो उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था, और कभी उस आदमी को देखता जो इन दोनों की तरफ पीठ किए हुए कमरे के बाहर बैठा था और शायद आरी से लकड़ी काटे जा रहा था। जय ऐसे ही बुत बना बैठा था वहां जब उसके घर की डोरबेल बजी और जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ पल भर में ही गायब हो गया। जय ने आधी बेहोशी में जाके दरवाजा खोला। दूध वाले ने दूध दिया और वापस दरवाजा बंद करके जैसे ही टेबल पे दूध का बर्तन रखा तो जय को ख्याल आया कि कल ही तो आया हूं मैं यहां, दूध वाला कहां से आया। सब कुछ जय की समझ से परे था। उसने सोचा कि जॉगिंग पे चला जाए, कपड़े बदल के जूते पहने और इस बार दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो देखा घड़ी में रात के 2:56 बज रहे थे। जय ये सपना देख के बिल्कुल हाफता हुआ नींद से जागा। सांस में सांस आई ये सोचकर कि ये सब कुछ एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे जितनी जल्दी भुला दे
उतना अच्छा था। माथे का पसीना पहुंचा ही था जय ने कि उसने सामने देखा जॉगिंग शूज बेड के पास खोल के रखे थे। कंबल हटा के देखा ट्रैक सूट और मोजे अभी भी पहने हुए थे जय ने। धीमे धीमे बिस्तर से नीचे उतरा, दरवाजे तक गया तो उसको 2 झटके और लगे। लकड़ी का बुरादा पूरे फर्श पर फैला हुआ था और टेबल पर दूध का बर्तन रखा हुआ था। जय का हाथ सीधे उसके माथे पे गया और वो सोच में डूब गया कि ये सब आखिर था क्या। मैं पागल नहीं हूं। जय, यही वो आवाज है जो मेरी डायरी में पड़ी थी तुमने अभी। दिमाग पे बहुत जोर डाला लेकिन याद उसे कुछ भी नहीं आया। गुस्से में जय ने झाड़ू उठाई और फैला हुआ बुरादा समेटने लगा। बुरादा समेट कर उठाने गया तो याद आया कि उठाएगा कैसे। डस्ट्रे लेने 2 कदम चलकर टेबल के नीचे झुका तो पीछे से एक आवाज आई। पलट कर देखा, झाड़ू दूसरी तरफ पड़ी थी और बुरादा पूरे कमरे में वापस फैला हुआ था। जय जैसे अब जिद पे अड़ गया, अपने हाथों से बुरादे को समेटकर एक जगह करने में लग गया। बुरादा इकट्ठा करके सामने पड़े कागज पे ही उसे उठाने लगा तो पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई और वो जो भी था ठीक जय के 2 इंच की दूरी पर आकर रुक गया। जय पलटा तो देखा उसके जूते ठीक उसके पीछे 2 इंच दूर ही पड़े थे। जय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने कागज पे बुरादे को उठाया और उन कागजों और जूतों को एक पैकेट में भर के दंदनाता हुआ बाहर निकला और पूरी ताकत लगा के उस पैकेट को फेंक दिया बाहर। पलट के टेबल पे रखा दूध का बर्तन उठाया और सीधे किचन में सिंक के पास गया और बर्तन को उलट दिया। पूरा दूध सिंक में भर गया और धीरे धीरे नीचे पाइप से जाने लगा। लेकिन उसके पाइप से जाने की आवाजें ऐसी हो रही थी जैसे कोई उस दूध को पिए जा रहा था। जय ने पाइप से नीचे देखने के लिए पाइप के ठीक ऊपर से आंख लगाकर नीचे की ओर देखा तो सारी दूसरी आवाजें बंद हो चुकी थी और एक पल के सन्नाटे के बाद जय की गर्दन जैसे किसी ने पकड़ के सिंक से चिपका दी थी। वो छूटने की कोशिश कितनी भी कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आवाजें तेज होती जा रही थी और जय के कानों के पास आती जा रही थी और थोड़ी ही देर में जय का सर सिंक के कोने पे किसी ने ऐसे मारा कि वो कराहते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब कुछ क्या था अब पता चलने वाला था उसे। होश आने पर जय ने देखा कि उसके सर पे पट्टी बंधी है और वो अपने
बिस्तर पर लेटा है। उसने ढंग से आंख खोली तो देखा सामने दीवार पे किसी का पता लिखा हुआ था। यह पता वहां से 30 किलोमीटर दूर किसी एक छोटे से गांव का था। सर पे पट्टी, दर्द और अपने जहन में कई सवाल लिए जय उस पते को ढूंढने निकल पड़ा। तकरीबन 25 किलोमीटर तक तो सवाल थे, लेकिन आखिरी 5 किलोमीटर जैसे जय को रटे हुए थे। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, बिल्कुल सही जगह। जय बस से उतरा और खुद ही न जाने क्या ढूंढता ढूंढता एक गली तक जा पहुंचा। रास्ते में एक दो लोग जो उसे दिखे, उन्होंने बड़ी ही अजीब और डरी हुई निगाहों से कुछ पल के लिए जय को देखा और फिर ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। कई चेहरे बड़े जाने पहचाने से लगे जय को, लेकिन जय तो इससे पहले यहां कभी आया ही नहीं था। गली धीरे धीरे संकड़ी होती जा रही थी और आखिर में एक कोने में एक टूटा फूटा सा, लेकिन उस इलाके में किसी जमाने में सबसे अच्छा रहा मकान दिखते ही जय के कानों में एक बार फिर से कुछ आवाजें तेज होने लगी। एक एक बढ़ते कदम के साथ वो आवाजें बढ़ती गईं और जैसे ही जय दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज बिल्कुल बंद हो गई। दरवाजे पे हाथ रखे, इससे पहले ही किसी के खुसफुसा के कुछ बोलने की आवाज सी आई। जय ने दरवाजा खोले बगैर उस पे कान लगाया तो उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो किसी से कह रही थी कि तुम यहां पीछे से निकल जाओ, उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जय को जैसे अचानक कुछ याद आया। उसने दरवाजा खोला इस उम्मीद में कि जिसकी भी आवाज है वही जय के सारे सवालों का जवाब दे पाएगी, लेकिन दरवाजा खोला तो देखा वहां अंदर कोई नहीं था। जय धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ घर के अंदर गया तो बीचों बीच जैसे ही पहुंचा वही आवाजें उसे फिर से आने लगी, जैसे पास ही पानी गिर रहा था और ठीक सर के ऊपर ही कोई लकड़ी काट रहा था। जय ने ऊपर देखा तो कुछ उसके सर पे आकर जोर से लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखें बंद होती गई और उसे यही कमरा साफ साफ दिखाई देने लगा, लेकिन सजा धजा नया सा, लेकिन माहौल अजीब सा है। उसने देखा कि एक औरत और आदमी सर झुकाए खड़े हैं और जय उन पर चिल्ला रहा है, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम क्या कर रही थी इस आदमी के साथ। इतने दिनों से मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था मुझे सब कुछ मालूम चल गया है। वो औरत हाथ जोड़कर माफी मांग रही है, पर जय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और अचानक ही जय ने गुस्से में अपनी बीवी के सर पर एक सरिया निकालकर मारना शुरू कर दिया। घर के अंदर मौजूद
वो दूसरा आदमी जब जय को रोकने गया तो जय उसे भी मारने लगा और तब तक मारते रहा जब तक दोनों मर नहीं गए। फिर घर के सारे नल चलाकर पानी पानी करके फैले हुए खून को उसने साफ किया। दोनों की लाशों को पॉलिथीन में लपेटकर बोरे में भरा और सीधे गाड़ी में लेकर अपने इस घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर उस कब्रिस्तान के पास एक मैदान में दफना दिया, जहां आज जय का घर था। जय ने आगे देखा कि उन दोनों को मारने के बाद उसने पुलिस केस और समाज में शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ देखते देखते ही जय को होश आया। दरअसल इस घर में आने के बाद चोट लगने से जो कुछ भी उसने देखा वो जय के पिछले जन्म का सच था। पिछले जन्म में उसकी बीवी का कारपेंटर से अफेयर होने की वजह से उसने दोनों को मार दिया था। जय को जब पूरी तरह से होश आया तो उसने पाया कि वो एक कुर्सी पर खड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और अपने सपने में उसने जिस औरत को देखा था वो औरत दरवाजे के पास खड़ी थी और जय की कुर्सी के ठीक नीचे कुर्सी के पायों के पास बैठा वो आदमी ऊपर जय को मुस्कुराता हुआ देख रहा था और कुर्सी के पायों को काट रहा था। जय के पिछले जन्म के पाप उसे इस घर में वापस खींच कर लाए थे और जिस घर में उसने अपनी बीवी और उस कारपेंटर को मारा था उसी घर में जय की मौत भी हुई। कहते हैं पापों की सजा जरूर मिलती है, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। माया और मोहित बाई रोड दीव घूमने जा रहे थे। पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ली थी दोनों ने, सिर्फ इस एक हॉलिडे के लिए। रोज की ऑफिस और दूसरे कामों से दूर जाना था उन्हें। अब उनका बेटा मयंक भी 4 साल का हो गया था, तो माया ने उसे अपने मायके मयंक के नाना नानी के पास ही छोड़ दिया था। दोनों हंसी खुशी नासिक से दीव पूरे 754 किलोमीटर के अपने सफर पे निकल पड़े। बारी बारी दोनों ही ड्राइव कर रहे थे, तो ज्यादा तकलीफ की बात नहीं थी। तकरीबन 9 घंटे लगातार ड्राइव की थी दोनों ने। अंधेरा चारों तरफ घिर चुका था। मोहित ने गाड़ी धीमी की और साइड लगा के माया से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में हल्का होकर आता हूं। 1-2 ट्रक बगल से निकले, लेकिन फिर बिल्कुल सन्नाटा चारों ओर पसर गया। अचानक माया को कुछ खटका। मोहित को गए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आया था। माया ने सोचा कि उतर के देखते हैं कि तभी गाड़ी पर पीछे की तरफ किसी के जोर जोर से कूदने की आवाज आ रही थी। गाड़ी वजन से हिलने लगी। ये आवाजें लगातार आई जा रही थी और इससे पहले कि माया रिएक्ट करे, सब कुछ एकदम से शांत हो गया। माया अपनी चीख तो क्या, सांस भी रोक कर बैठी थी कि तभी अचानक उसकी खिड़की पर एक आवाज हुई। माया बुरी तरह से डर गई थी और उसने गाड़ी लॉक करके स्टार्ट कर दी। गियर लगा के गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की,
तो गाड़ी तकरीबन 2 मीटर ही आगे बढ़कर रुक गई। माया ने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर मारा तो समझ में आ गया कि सचमुच किसी चीज ने गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रखा है। माया ने गाड़ी का इंजन ऑन ही रखा, पर दरवाजों का लॉक नहीं खोला। खिड़की खोलकर झांकने से बेहतर था कि बाहर निकलकर ही देख ले। बड़ी मुश्किल से, पूरी हिम्मत जुटा के उसने दरवाजे को अनलॉक किया और गाड़ी का दरवाजा खोला। बाहर निकल के पीछे देखा तो गाड़ी के पीछे रस्सी बंधी थी, जो कि पीछे पेड़ पर ऊपर 2 डालों के बीच तक गई थी, जिससे मोहित गर्दन से बंधा हुआ था। और गाड़ी को आगे बढ़ाने से रोकने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि 2 डालियों के बीच फंसी मोहित की लाश थी, जिसे देखकर माया की चीख निकल पड़ी। अपनी ही चीख से माया की आंख खुली। मोहित ने चलती गाड़ी को ब्रेक मार के रोका और पूछा, क्या हुआ माया? कोई बुरा सपना देखा क्या? माया का दिल तो किया कि मोहित से लिपट कर रो पड़े, लेकिन उसको खुशी इस बात की थी कि सब कुछ ठीक था। उसने हांफते हुए मुस्कुरा के हामी भर दी। एक ट्रक बगल से हॉर्न मारता हुआ तेजी से और सामने के पोल पर लगे बोर्ड को तोड़ता हुआ चला गया। उस बोर्ड के सिक्के जैसे गिरने की आवाज और ट्रक की दूर जाती आवाज के साथ माया को मोहित की एक आवाज सुनाई दी। अब तुम यहीं बैठो, मैं जरा हल्का होकर आता हूं। माया ने एक पल को सोचा कि मोहित को रोक ले, लेकिन फिर सोचा कि एक सपना ही तो था, कुछ और नहीं था वो। मोहित गाड़ी से उतरा और 2 मिनट के बाद वापस भी आ गया। गाड़ी वापस रोड पर हवाओं से बातें करने लगी। चलती हुई गाड़ी में मोहित एक गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तकरीबन कुछ 200-300 मीटर आगे बढ़े होंगे कि मोहित ने कहा, माया, तुमने बताया नहीं मुझे कि तुमने और मोहित ने शादी कर ली और एक बेटा भी है तुम्हारा। माया का मुंह बन गया और उसका जवाब भी मोहित के सवाल जैसा ही बेतुका था। थोड़ा चिढ़ते हुए उसने मोहित से कह दिया कि अपनी ही शादी के बारे में मोहित, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मोहित माया की ओर पलटा और उसने कहा, ओ, तो जैसे तुमने मुझे इस मोहित के बारे में नहीं बताया था, वैसे ही इसे करण के बारे में नहीं बताया होगा, है ना? माया इतना सुनते ही जोर से चीखी। मोहित ने ब्रेक लगाई और उसके बाद डरते डरते माया से कहा, बेबी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा ना तुमसे? बताओ ना, तुम ठीक हो ना? माया ने सिर्फ इतना कहा कि वो इतनी देर से ड्राइव करते हुए थक गया होगा। अब मोहित और आगे ड्राइव ना करे, माया को ड्राइव करने दे। मोहित को भी अपना सर घूमता हुआ सा लगा, इसलिए वो भी तुरंत मान गया। दोनों ने दरवाजा खोला और सीट बदलने के लिए निकले। माया ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी, लेकिन मोहित नहीं आया। उसके आने से पहले ही माया के बगल वाली सीट थोड़ी सी सरकी और खिसकी, लेकिन सीट तो खाली थी। उधर के आधे खोले शीशे से मोहित ने अंदर झांकते हुए कहा,
याद है 9 साल पहले तुम ड्राइव करने से कितना डरती थी? सरोजनी नगर मार्केट के पास ड्राइविंग सिखाता था रोज तुम्हें। माया एक बार दोबारा चीखी। मोहित एक झटके से कार का दरवाजा खोल के अंदर आया और कहा, क्या हुआ बेबी, तुम चिल्लाई क्यों? माया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रोने लगी और रोते रोते ही कहने लगी कि उसको बिल्कुल भी नहीं रुकना इस जगह पर और अब गाड़ी ड्राइव ना करके कहीं पर ठहरा जाए। मोहित को याद था वो होटल जहां उन्होंने रात का खाना खाया था। उसने उसी होटल में रुकने की बात की क्योंकि बाकी का पूरा रास्ता तो सुनसान ही था। माया वहां किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन किसी तरह उसे मनाकर उस होटल तक ले गया मोहित। जब रूम की बात की तो किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक कमरा भी मिल गया, रूम नंबर 498। उन्हें रूम में सामान रखा तो माया जैसे पहले से ही बड़ी घुटन सी महसूस कर रही थी। उसने सारी खिड़कियां खोल दी और बेड पे आके बैठी तो देखा कि टेबल पे रखा कैलेंडर 2007 का था और फरवरी के महीने की 1 तारीख पर पेन से गोला बनाया हुआ था। तारीख थी 18 मार्च 2007। माया एकदम से उठी और उसने मोहित की ओर देखा। मोहित सामान वगैरह रखने में लगा हुआ था। माया ने कोने में बनी अलमारी खोली तो देखा उसमें एक पुरानी फटी हुई शर्ट रखी थी। उसने 30 सेकंड उस शर्ट को देखा और फिर मोहित से कहा कि कितनी वाहियात जगह पे वो उसे लेकर आया है। 8 साल पुराना कैलेंडर, कबर्ड में फटे पुराने कपड़े, जैसे वहां कोई आता जाता ही ना हो इस कमरे में। मोहित ने मुस्कुराकर रिसेप्शन पे फोन करके रूम चेंज करने की बात की और फोन रख के पलट के सूटकेस रखते हुए उसने माया से कहा, अब खुश हो ना, रूम चेंज हो जाएगा अभी। वैसे तुम्हें याद भी है कि 8 साल पहले हम दोनों यहीं आकर रुके थे, जब तुमने झगड़ा होने पर गुस्से में ये शर्ट फाड़कर इसी अलमारी के अंदर फेंक दी थी। माया जैसे कितना कुछ कहना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन बोलना चीखना तो दूर, मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। और तभी उनके रूम की घंटी बजी। माया दरवाजे के पास ही थी। उसने दरवाजा खोला तो मुस्कुराता हुआ रूम सर्विस का एक लड़का खड़ा था। शायद रूम चेंज करने आया था, लेकिन माया के पास ये एक ही मौका था। वो वहां से अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे भागी। उसने लिफ्ट का भी इंतजार नहीं किया और सीधे सीढ़ियों से दंदनाती हुई उतरी और बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंची। चाबियां माया के पास ही थी। वो तुरंत गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगाया, लेकिन गाड़ी फंसी हुई थी। एक्सीलरेटर दबाने और कोशिशें करने का कोई फायदा नहीं था। गाड़ी सिर्फ 2 मीटर तक बढ़ी और अटक के रह गई। माया जैसे जानती थी कि दिक्कत क्या हो सकती है। उसने गाड़ी का इंजन ऑफ किया, दरवाजा खोलकर बाहर आई। हलक डर से सूख चुका था। धीमे धीमे पलटी तो उसने देखा एक रस्सी गाड़ी से बंधी थी और पीछे पेड़ तक जा रही थी, जिसमें 2 डालियों के बीच मोहित की लाश लटक रही थी। माया की चीख निकल पड़ी। रात के इस वक्त ऐसी चीख सुनकर होटल का स्टाफ और एक आदमी भागा भागा आया और माया से पूछा कि क्या हुआ मैडम? तो माया कुछ बोल ही नहीं पाई, बस अपने हाथ उठाकर उंगलियों से पेड़ की तरफ इशारा करती रही।
उस आदमी ने पलटकर पेड़ की तरफ देखा और फिर माया से कहा, क्या हुआ मैडम, क्या है वहां पर? माया जैसे सपने से जागी हो, वो बार बार कहती रही कि वहां उसके पति की लाश लटकी है, लेकिन वो लगातार कहते रहे कि मैडम वहां कुछ भी नहीं है, आपको आराम की जरूरत है, आप चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं। माया ने बदले में उससे सिर्फ रिसेप्शन पे रखा फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, जिसपे वो आदमी तुरंत मान गया। माया ने उस इंटरकॉम वाले फोन से अपने 498 वाले कमरे पे फोन किया अपने ही पति मोहित को। तो उधर से किसी ने फोन उठा के कहा, याद है ये कमरा 498। इस 498 ने मेरा पीछा जिंदगी से मौत तक किया, और अब तुम्हारी बारी है। दरअसल माया ने मोहित को कभी नहीं बताया था कि उसकी एक शादी पहले भी हुई थी, 9 साल पहले, करण नाम के लड़के से। करण ने माया को एक शादी पे देखा था और देखते ही उससे प्यार हो गया। करण मिडिल क्लास फैमिली से था और माया के सपने बहुत बड़े बड़े। करण ने उसे समझाया बुझाया कि 2 प्रमोशंस के बाद सब ठीक हो जाएगा, और दोनों ने अफरा तफरी में शादी कर ली। लेकिन माया को धीरे धीरे एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है। माया अपने पुराने पति करण के साथ इसी कमरे में रुकी थी, जहां किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और माया ने उसकी शर्ट फाड़कर वहां फेंक दी, और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही दफा 498 यानी कि 498 दहेज के लिए परेशान करने का इल्जाम लगा दिया। नतीजा पुलिस केस में फंस गए। करण के मां बाप ने खुदकुशी कर ली और करण की नौकरी चली गई, और उसके कुछ दिनों बाद करण ने भी खुद को खत्म कर लिया। माया ने 3 साल के बाद में रईस मोहित से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, जब अचानक ये रोड ट्रिप वाला प्लान बना और रास्ते में ये सब हुआ। टेलीफोन पर अपने पति मोहित के मुंह से अपने मरे हुए पति करण की आवाज सुनने के बाद उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन पटका और बहुत तेज गाड़ी भगाकर वहां से बाहर निकली। रास्ते में 1-2 बार आती जाती गाड़ियों से एक्सीडेंट होते होते बचा। उसके घर जाना चाहती थी। पूरे रास्ते उसे अपने द्वारा की गई गलती याद आ रही थी। ड्राइव करते करते माया वापस हाईवे पे उसी पेड़ के पास पहुंची जहां उसने वो सपना देखा था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो करण पीछे की सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था, और ये देखते के साथ ही माया का गाड़ी पर से बैलेंस खोया और उसके बाद माया के सर से खून बह रहा था, लेकिन करण की आवाज अपने कानों में उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था और तुमने मेरे साथ जो किया वो किया। मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। फॉल्स केस, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी यही सजा हो सकती है, यही सजा, यही सजा। आज की तारीख में माया जिंदा तो है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है।
और उसकी आंखें अब किसी को देखने के काबिल नहीं है। शायद यही उसकी सजा थी। नीता बहुत ही गहरी नींद में थी। सोते वक्त उसकी ओढ़ी हुई चादर किसी ने एक झटके से खींची और इसके ठीक बाद जैसे ही नीता बिस्तर पर उठकर बैठी, किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, जिस कारण वो नीचे गिर गई। चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो नीता अपने स्कूल की क्लासरूम में थी और स्कूल की यूनिफॉर्म में भी थी। उसके आसपास कोई नहीं था। रोशनी बहुत कम थी कमरे में और रोशनी के नाम पर बंद दरवाजे के नीचे से आती हुई सूरज की किरणें ही थी। नीता इधर उधर देख ही रही थी कि किसी से पूछे कि वो यहां कैसे आई कि तभी स्कूल बेल बजी। नीता क्लासरूम से बाहर निकली और कॉरिडोर में चलने लगी कि शायद उसे कोई दिख जाए। बालकनी से झांक के देखा तो वो इस वक्त 5th फ्लोर पे थी। उसने नीचे सीढ़ियों से उतरना शुरू किया और चिल्लाने लगी, कोई है? कोई है? उम्मीद तो ये थी कि शायद कोई होगा, लेकिन कहीं न तो कोई दिख रहा था और ना ही किसी की कोई आवाज आ रही थी। गूंजती आवाज चारों तरफ सिर्फ नीता की अपनी ही थी। पूरे स्कूल में किसी को देख पाए इसी उम्मीद पे बेतहाशा चारों ओर दौड़ती रही, भागती रही और कुछ ही देर में एक आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज म्यूजिक रूम से आ रही थी। नीता दौड़ती हुई म्यूजिक रूम की ओर गई, शायद उसे वहां कोई मिल जाए। जब वहां पहुंची तो म्यूजिक की आवाज भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। नीता और बुरी तरह डर गई थी इस वक्त, क्योंकि जिस रूम से इतनी तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी वो कमरा बाहर से लॉक था और अंदर जाने का और कोई दरवाजा नहीं था। वहां से निकलकर नीता पूरा ग्राउंड पार करती हुई दौड़ते दौड़ते किसी तरह मेन गेट तक पहुंची, जो बाहर से बंद रहता था। गेट काफी दूर था और नीता बहुत बुरी तरह भाग भाग के थक चुकी थी। 1 मिनट को सांस लेने के लिए रुकी तो हांफते हांफते उसने सुना कोई और भी ठीक उसके बगल में हांफ रहा था। हल्के से जब नीता ने उस तरफ देखा तो उसे दिखाई कोई नहीं दिया, पर अपने कानों में एक आवाज जरूर सुनाई दी। नीता के लिए तो क्या, किसी के लिए भी अब वहां रुक पाना नामुमकिन होता। नीता उस लोहे के बड़े से दरवाजे पर अपने हाथों से मारना और चीखना शुरू कर दिया। गेट नहीं, काफी देर गेट पे चीखते चीखते जब थक गई तो पलट के वापस स्कूल की ओर जाने को हुई और उसने सुना जैसे गेट पर बनी छोटी सी खिड़की खुली हो। एक आवाज ने उस खिड़की के बाहर से कहा, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। नीता के पलट के कुछ कह पाने से पहले ही खिड़की बंद हो चुकी थी। नीता की नींद जब चद्दर खींचने से टूटी
और वो नीचे गिरी तो उसने पाया कि वो घर पे नहीं, अपने स्कूल के क्लासरूम में यूनिफॉर्म में थी। पूरा स्कूल खाली था। वहां से निकलने की वो कोशिश करने लगी। म्यूजिक रूम से कई आवाजें आ रही थी। जब वहां गई तो देखा वहां बाहर ताला लगा था। बाहर भागने की कोशिश की तो कोई उसके पास खड़ा हाँफ रहा था और हंस रहा था। जब मेन गेट पर पहुंची तो गेट के बाहर से किसी ने कहा, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। इतना सब कुछ होने के बाद अंदर रह पाना तो नामुमकिन ही था। नीता वहीं बैठकर रोने लगी, लेकिन शायद उसके रोने से किसी को एक तेज हवा का झोंका सा निकला और साथ ही ठीक नीता के बगल से एक आवाज आई। नीता तो क्या, ऐसी हालत में कोई भी होता तो उठकर वहां से तेजी से भागता, और नीता ने भी वही किया। भागती हुई आगे बढ़ी और सीधे कोने में लगी हैंडपंप के पास पहुंची। प्यास से उसका हलक सूखे जा रहा था। पंप चलाकर वो पानी पीने लगी। अच्छी तरह पानी पीकर पूरे सर पे थोड़ा पानी डाल के नीता ने एक गहरी सांस ली थी, और उसके बाद जैसे ही वो पलटी तो ठीक तभी नीता की आंखें एक बार फिर डर से चौड़ी होने लगी और चेहरे पर उसके खौफ दिखना शुरू हो चुका था। नीता धीरे धीरे पलटी तो उसने देखा कि हैंडपंप अपने आप ही चले जा रहा था। नीता ने इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसी वक्त वहां से दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते हांफते हांफते अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अकेली नहीं भाग रही थी, उसके साथ कई लोग और हैं। न सिर्फ उसे लोगों का वहां होना महसूस हो रहा था, बल्कि रह रह के उसे कभी कोई धक्का देता तो कभी इधर उधर से किसी की आवाज भी सुनाई दे जाती। थोड़ा और भागते ही एक जोर का धक्का नीता को लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी, और ठीक उसी वक्त उसे वो आवाज दोबारा सुनाई दी। अभी इंटरवल चल रहा है, लंच ब्रेक, छुट्टी नहीं हुई है। नीचे ऐसे गिरने की वजह से नीता के सर पे बहुत चोट आई थी और पीछे स्कूल बेल बजे जा रही थी। स्कूल बेल बजते बजते ही धीरे धीरे घर का अलार्म क्लॉक बन गई और नीता की नींद अपने घर में ही खुली। और अलार्म बंद करके उसने शुक्र मनाया, थैंक गॉड, ये जो कुछ भी था वो बस मेरा एक सपना ही तो था। नीता ने एक भयानक सपना देखा कि वो नींद से जब जागी तो यूनिफॉर्म पहने हुए अपने स्कूल में थी, और उसके बाद उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो स्कूल से बाहर नहीं निकल पाई। जब अलार्म बजा और उसकी नींद खुली, उसने देखा कि वो अपने घर पे ही थी। उठ के नहा धो के तैयार हुई तो उसके सारे दोस्त आ चुके थे और घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहे थे। स्कूल रियूनियन पार्टी के लिए नीता तैयार हो ही चुकी थी। सब मिलके जब स्कूल पहुंचे तो गाड़ियां बाहर पार्किंग में खड़ी करके गेट के पास जैसे जैसे जा रहे थे
नीता वैसे वैसे ही काफी बेचैन सी होती जा रही थी। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इतने साल के बाद स्कूल रियूनियन में सबसे मिलने के लिए दिल में खुशी अलग सी थी। गेट पे वही दरबान दिखा जिसकी आवाज नीता ने सपने में सुनी थी। बचपन से उन सब ने इसी आदमी को देखा था गेट पर। अब उसकी उम्र हो चली थी। अंदर जाके काफी पुराने चेहरे दिखे जो अब काफी बदल गए थे। पार्टी जिस तरफ हो रही थी उस तरफ शामियाने में पहुंचे तो एक जानी पहचानी सी आवाज नीता के कानों में पड़ी। नीता ने बाहर झांक कर देखा तो एक केटरिंग का आदमी वहां बर्तन धो रहा था। नीता अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ खड़ी बातें कर ही रही थी जब नीता को वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी जो उसने सपने में सुनी थी। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके नीता अपने कुछ दोस्तों के साथ म्यूजिक रूम की तरफ निकली। डर था भी और नहीं भी। सपने में जब वो इस म्यूजिक रूम के पास आई थी तो यहां ताला लगा था, लेकिन हकीकत में म्यूजिक रूम का दरवाजा खोला देखकर उसने चैन की सांस ली। नीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अंदर जाके देखा तो रूम खाली था। ऑर्गन के बजने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोने में जहां वो ऑर्गन रखा था वहां अंधेरा होने की वजह से कोई बजाता हुआ उसे दिखाई नहीं दिया। नीता वहीं खड़ी थी। अरे नीता, अंदर क्या कर रही हो? बाहर से अरे बाहर आओ। नीता, नीता अंदर क्या कर रही हो? अरे बाहर आओ। नीता जैसे ही पलटी इस आवाज को सुन के तो उसने देखा पूरा कमरा खाली पड़ा था। जो दोस्त उसके साथ इस कमरे में आए थे इस वक्त वो दरवाजे के बाहर खड़े थे और उस ऑर्गन की आवाज भी अचानक से बंद हो चुकी थी। तो देखा सारे दोस्त वहीं बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। नीता ने एक दोस्त को इशारा किया कि उसे वॉशरूम जाना है और उसके साथ वो उस तरफ चली गई। वहां पहुंच के नीता वॉशरूम के अंदर गई और उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त स्मिता भी वॉशरूम के अंदर आई। दोनों मिलकर बातें कर रहे थे कि कैसे इस वॉशरूम के साथ उनकी कई सालों की यादें जुड़ी है। और उसके बाद नीता स्मिता से पहले ही हाथ धोकर उस वॉशरूम से बाहर निकली और बाहर निकलकर देखा कि उसकी दोस्त स्मिता वॉशरूम के बाहर खड़ी मुस्कुराते हुए उससे पूछ रही है कि नीता अंदर अकेले में किससे बात कर रही थी। नीता इससे पहले कि उसके सवाल का जवाब दे पीछे से दरवाजा खोला। नीता ने पलट के देखा तो उसकी दोस्त वॉशरूम के अंदर से हाथ पहुंचते हुए निकल रही थी और उसने कहा, चल सब वेट कर रहे होंगे। नीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पलटकर अपने सामने की तरफ देखा तो अब वो लड़की वहां नहीं थी। नीता जब स्कूल की रीयूनियन पार्टी में अपने स्कूल पहुंची तो पहले उसे म्यूजिक रूम से आवाजें सुनाई दी और जब दोस्तों के साथ वहां पहुंची तो अंदर उसने खुद को अकेला पाया। अपनी सहेली के साथ बाथरूम गई तो पीछे पीछे सहेली भी अंदर आई। फिर बाहर आई तो देखा सहेली तो बाहर खड़ी थी। यह भी शायद कम था कि अचानक हाथ पहुंचते पहुंचते पीछे से नीता की सहेली ने आवाज दी,
चल सब वेट कर रहे होंगे। तो पलट कर देखा, वो बाथरूम से बाहर निकल रही थी। नीता चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना कोई शब्द किए अपनी दोस्त के साथ जाने लगी। तो रास्ते में उसे एक क्लासरूम दिखाई दिया और उसकी खिड़की पर कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहने बैठा था। नीता तो जैसे होश में ही नहीं थी। वो सीधे उसी क्लासरूम की ओर चल पड़ी, एक एक करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई। वो वहां पहुंची तो क्लास का दरवाजा पहले तो अपने आप खुला और नीता के अंदर घुसते के साथ अपने आप बंद भी हो गया। अब जाकर नीता को होश आया कि वो कहां है। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि शायद कोई सुन ले। कोई है? लेकिन खिड़की से बाहर कोई है? ना तो कोई दिखाई दिया कोई है? और ना ही कोई नीता की आवाज को सुन पा रहा। कोई है? कोई है? नीता वहीं बैठकर अपनी बेवकूफी पर रोने लगी कि उसका यहां आना ही गलत था। शायद वो सपना उसे आगाह करने के लिए ही था कि यहां ना आए, और उसे एक वो आवाज जो उसने सपने में सुनी थी, वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। उस आवाज ने नीता से कहा, आज एक एग्जाम तुम्हें मेहनत से पास करना होगा, चीटिंग करके नहीं। 3 सवालों का जवाब दिया तो यहां से जा सकती हो। नीता इस वक्त वहां से निकलने की कोई भी कीमत दे सकती थी। रोते रोते चिल्ला के बोली कि जो पूछना उससे पूछ ले। पहला सवाल नीता की तरफ आया, तुम्हें अपनी मां से ज्यादा प्यार है या पिताजी से? नीता तुरंत बोली कि उसे अपनी मां से ज्यादा प्यार है, और इतना कहने के 10 सेकंड के अंदर ही नीता का फोन बजा। फोन उसकी मां ने किया था। नीता ने फोन उठाया तो उधर से मां ने रोते हुए कहा, नीता तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। उस आवाज ने दोबारा नीता से कहा, अब दूसरा सवाल, करियर ज्यादा प्यारा है या प्यार? नीता जानती थी कि करियर बोलेगी तो क्या होगा। उसने कहा कि उसे इन दोनों में अपने प्यार की जिंदगी और खुशी ज्यादा प्यारी है। तकरीबन 1 मिनट के बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया और उसने कहा, नीता हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करने लगा हूं और हम दोनों एक साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन सारी घटनाओं के बाद नीता अब शायद इस आवाज को पहचानने लगी थी। शायद उसे याद आ रहा था कि कैसे एग्जाम के वक्त एक बार नीता कुछ चिट्स बनाकर लाई थी, जो पकड़े जाने के डर से जब उसने फेंका तो एक लड़के के पास जाकर गिरी और नकल करने के इल्जाम में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस घटना के बाद उस लड़के को कहीं एडमिशन नहीं मिला। बदनामी और लोगों के तानों से तंग आकर उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। उस लड़के का तीसरा सवाल क्या था, यह तो हमें भी नहीं मालूम। लेकिन अगली सुबह उस क्लासरूम के अंदर से नीता की लाश मिली, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यूनिफॉर्म में एक लड़की को कभी हैंडपंप के पास तो कभी म्यूजिक रूम में यूनिफॉर्म में देखा है।
शायद तीसरा सवाल यही था कि नीता को यूनिफॉर्म पसंद है या कैजुअल ड्रेस।